अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आलिया हसन फ्रॉम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज का पॉडकास्ट हमने आपके लिए स्पेशली इस तरह से बनाया है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को सुनने के बाद अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। हमें लगता है कि जो लोग गोल्ड मेडल्स लाते हैं वो तो ऐसे होंगे नर्ड्स जिनसे हम बात नहीं कर सकते। अगर हमने उनसे कोई सवाल कर लिया तो पता नहीं वो सवाल सही होगा या नहीं होगा, वो हमें किस तरह जवाब देंगे। ओवरऑल उनकी एक इंटिमिडेटिंग सी पर्सनालिटी अपने दिमाग में पहले से फिगर आउट कर लेते हैं। बट टुडेज गेस्ट इज सो स्वीट and we are going to talk to her about her achievement, and she secured a gold medal in CFAP 2, which is another very difficult and challenging task, but she did this. In today's podcast we are going to break all those myths जो आपने किसी भी गोल्ड मेडलिस्ट के इर्द गिर्द बनाए हुए हैं. So let's talk to Rabel and see what she has to tell. अस्सलाम वालेकुम राबेल, क्या हाल है? बेहतरीन, ज़बरदस्त. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने अभी बताया कि आपने तो गोल्ड मेडल लिया है और उसके बाद जो है लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि आप तो भाई ऐसी होंगी कि आपसे बात करना एक मुश्किल काम हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एलिमेंट टुडे. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि CA जैसी फील्ड जो वैसे ही एक सीरियस फील्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसमें आने का फ़ैसला आपने कैसे किया और आपकी एकेडमिक जर्नी कैसी रही? कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, एकेडमिक जर्नी कैसी रही? तो कुछ अजीब सी रही थी. मतलब सिंस क्लास के हैड बीन अ टॉपर ऑफ एवरी क्लास, लेकिन उससे पहले तक ना मैं बड़ी नालायक सी बच्ची थी. मतलब इस तरह की बच्ची थी जिसको देखकर यू कैन नॉट इवन बिलीव कि वो कोई मतलब शी हैज़ कम थ्रू ऑल द CA एग्ज़ाम्स. तो उस टाइम ये सूरत हाल थी कि बाबा को उठाकर मुझे स्कूल ले जाना पड़ता था. बाज़ औक़ात ऐसा होता था मैं कोई दरवाज़ा लॉक करके बैठ जाती थी, बाबा दबंग मोड में आते थे, दरवाज़ा तोड़ा और उठा कर ले गए स्कूल. तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू बाबा, बिकॉज ऑफ हिम आई एम इन दिस पोजीशन. लेकिन यही चीज़ें थी 3 क्लास के बाद. अच्छा, 3 क्लास में मुझे एक बहुत अच्छी टीचर मिली थी जिन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट कर दिया था कि उसके बाद फिर मुझे खुद अपना पोटेंशियल समझ आया और फिर मैंने सीरियस लेना शुरू किया. तो टीचर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. नो डाउट, नो डाउट. अच्छा, आपने कहा राबेल के अभी आज जो भी आप हैं और जितना भी आपने अचीव कर लिया है, इट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू योर फादर एंड यू ओपनली गिव इट टू हिम, क्योंकि वही थे जिन्होंने आपको पढ़ाई की तरफ हमेशा पुश किया एंड एवरीथिंग. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी अ परफेक्ट रोल ऑफ अ पेरेंट जब उनके बच्चे जो हैं वो अपने एकेडमिक फ़ेज़ में हों और पढ़ रहे हों, या फिर वो इस फेज़ में आ जाएं जब उन्हें डिसाइड करना है दैट व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ नॉट एंड वेयर टू हेड फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स. तो क्या कैसा रोल होना चाहिए? ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन के डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर है कि आप अपने बच्चे पर ही छोड़ें, एज लॉन्ग एज आपका बच्चा खुद करियर ओरिएंटेड है एट दैट स्टेज. क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड ही होते हैं, इंटर भी कर लिया लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. उसके लिए अगर ऑन बिहाफ ऑफ द किड्स अगर पेरेंट्स कोई डिसीजन लेते हैं, ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा सिंसियर कोई नहीं होगा, तो इन दैट केस इट्स फाइन. लेकिन अगर एक बच्चा अपने लिए कुछ प्लेट में लेकर आया कि भाई मुझे तो यही करना है, इसके बावजूद भी पेरेंट्स इम्पोज कर रहे हैं कि भाई नहीं तुमने तो इंजीनियरिंग करनी है. आई डू हैव एन इंसिडेंट. एक था एक्वेंटेंस ही थे, लेकिन उनका इंजीनियरिंग मतलब कोई नर्ड टाइप ही थे, उनको इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन उनके फादर चाह रहे थे कि भाई CM, अच्छा सॉरी मैं उल्टा बता रही हूँ, उनको CA करना था. उनके बाबा चाह रहे थे कि खुद इंजीनियर थे, वो चाह रहे थे मेरी लेगेसी चलाएं. तो उस चक्कर में ना दैट किड जस्ट हिज लाइफ मेस्ड अप. तो इस तरह की चीज़ें ना आप देख नहीं पाते बच्चे पर आगे क्या बीतती है, उस सिचुएशन से गुजरते हुए भी क्या बीतती है. भले ठीक है इंजीनियर बन गया, लेकिन किस तरीके से बना और उसके बाद की उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है वो काफ़ी टॉर्चर हो जाता है. और दूसरा, हमारी अपनी फील्ड में हम घुस चुके हैं. हमारे पेरेंट्स को जैसे एग्ज़ाम के दिनों में स्पेशली मैं बड़ा मतलब हर कोई ऐसी होता है, खाना पीना कुछ नहीं पसंद, बस आप पढ़ो या फिर सो या मोबाइल यूज़ करो, खाना नहीं. तो उसमें माय मदर यूज़ टू स्पून फीड मी एज इफ आई एम अ 2 years old kid. तो ये वाली चीज़ें ज़रूरी. या आपके बाबा जो हैं रूम में आए, दरवाज़ा खोला, रूम में है, आपके सर पर हाथ रखा और चले गए. तो ये चीज़ें दे डू साउंड ट्रिवियल, लेकिन they make a lot of impact on your mood and then ultimately your productivity as well. तो ये चीज़ें ना ज़रूरी होती हैं. आपके माँ बाप को एक्सप्रेसिव होना चाहिए,
साउंड्स क्रिंज, लेकिन मैं तो समझती हूँ होना चाहिए। नो इट डज नॉट, इट्स आई थिंक इंडीड द बेस्ट थिंग यू हैव सेड कि देखिए जो लोग आपके लिए अनकंडीशनली दे आर स्टैंडिंग फॉर यू एंड दे आर बीइंग योर बैक थ्रू आउट योर लाइफ, तो अगर वो आपको थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे और एक करेक्ट ऑर्डर में सपोर्ट करेंगे, जैसे आपने कहा कि अगर बच्चा चाह रहा है कि वो ये खाए और उसको फोर्सफुली कहीं कुछ और खिलाया जाएगा तो डेफिनेटली वो वॉमिट आउट करेगा, और अगर वो लेट्स से इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ भी बन भी गया तो वो उस तरीके से प्रोडक्टिव परफॉर्म ही नहीं करेगा लाइफ में, और इन सब से ऊपर जो अभी आपने कहा कि उसकी अपनी खुशी ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपका पैशन आपकी खुशी किसी चीज़ से चली जाती है तो फिर आप मैकेनिकली वो काम परफॉर्म तो करते हैं बट यू विल नॉट रीच एनीवेयर. बिल्कुल. So I think that's a very good thing to advise to parents कि they have to be supportive but not overly enforcing. So जहाँ तक आपका सवाल है, मतलब आपने एक ऐसी जर्नी देखी कि जिसमें आपने हर तरह का फेस देखा और अभी आपने कहा कि टीचर बहुत मैटर करते हैं, तो अब इससे मुझे आप ये बताइए कि जैसे CFAP 2 जो है वो लॉ है, ठीक है, सो आपने ये सब्जेक्ट जो है एक ऐसे टीचर से पढ़ा जिसका यूजुअली फोटे जो है वो एक दूसरा सब्जेक्ट समझा जाता है, और मार्केट में जितनी ज़्यादा उनकी उस सब्जेक्ट के साथ एसोसिएशन जो है वो रिकग्नाइज की गई है आज तक, यानी कि CFAP 6 के साथ, और मैं सर इब्राहिम की बात कर रही हूँ, तो जब उन्होंने CFAP 2 आपको पढ़ाया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको ये सब्जेक्ट जो है फाइनल ईयर में उनसे पढ़ना है? वैसे बात सही है, CFAP 6 के वो किंग हैं, CFAP 2 में थोड़ा सा ना मैं खुद कंफ्यूज थी पहले कि यार लूँ नहीं लूँ, फिर मैंने ये सोचा कि सर की ना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, उनको ना बहुत लंबी की हुई चीज़ ना समझने आती है, मतलब आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस, समराइज कर लेते हैं, समराइज बहुत अच्छे से कर लेते हैं वो, तो वो वाली स्किल जो थी उसकी वजह से ही मैंने CFAP 2 लिया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि फर्म में ना टाइम तो कोई खासा मिलता नहीं है और फिर मेरी ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मुझे बस कम आवर्स में लेक्चर्स कवर करने थे, वो भी ऐसे टीचर से जिनको पढ़ाना अच्छे से आता हो और कम टाइम में चीज़ें कवर कर सकते हो, तो वो वाली चीज़ सर में थी। और मैंने जब CFAP 2 पढ़ना शुरू किया, ये वाली क्वालिटी डज एग्जिस्ट, लेकिन उनका जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना और प्रैक्टिकल चीज़ें, एक तो आप थियोरी पढ़ते रहते हो, वो तो आपको पता है, चीज़ें आप समझ रहे हो, लेकिन अगर उसमें एक प्रैक्टिकल एसेंस आ जाता है तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। लिंकिंग सर की बहुत अच्छी है, एक दूसरी क्वालिटी जिसकी वजह से मैं परसुएड हुई थी टू गेट इनटू CFAP 2 विद सर इब्राहिम, तो ये वाली चीज़ें थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ग्रेट, तो समराइज बहुत अच्छा कर रहे हैं और लिंक बहुत अच्छे आपको बता रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप, अच्छा इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके CFAP में भी और आपके साथ साथ आपकी फर्म चल रही होती है, तो हाउ डू यू मैनेज इट सो वेल कि आपने उसमें गोल्ड मेडल सिक्योर किया? अच्छा, मैंने अभी मेंशन किया ना मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ को मैंने बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ कर दिया था, क्योंकि मैं घर पहुंचती थी मेरी हालत ऐसी होती थी, मतलब मुर्दा इंसान, तो वो वाली चीज़ें क्योंकि अंदाज़ा था होनी है घर पहुंचते पहुंचते, तो घर पहुंचने वाले रास्ते में ही मैं कोशिश करती कि ठीक है पढ़ा, क्योंकि आप रास्ते में बैठे हो, आप सो तो नहीं सकते, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप पढ़ ही लो। तो ज़बरदस्ती थकी हुई हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती कोशिश करती थी कि उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लूँ, तो सफ़र में काफ़ी खासे मैंने सब्जेक्ट्स तो सफ़र में निकाले हैं, अच्छे खासे सब्जेक्ट्स। तो आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, हल ये है कि आप उस सिचुएशन में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि निकल ही आता है। आपको अगर पता है कि दिस इज़ माई डेस्टिनी, वहाँ तक पहुँचना है, तो रास्ता आप निकाल ही लेते हो अगर आप डिटरमिन्ड हो टुवर्ड्स दैट जर्नी, टुवर्ड्स दैट डेस्टिनेशन। एक्सलेंट अप्रोच, एक्सलेंट कि अगर आपके पास कोई भी टाइम मिल रहा है किसी भी सिचुएशन में, तो उसको आप प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग विच यू हैव टोल्ड अस. अच्छा दूसरी चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी कि दैट यू हैव बीन एसोसिएटेड विद सच अ बिग फर्म, लाइक बिग 4 में से वो उसका नाम है और इतनी टॉप फर्म है, सो वाज देयर एनी प्रेशर कि आपको लगता है कि आप अगर यहाँ परफॉर्म वेल करेंगी नहीं तो फिर आप कि मतलब कोई परफॉर्मेंस बेस्ड कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, और उसी के साथ साथ आपको पढ़ना भी था जाहिर है, तो मतलब वाज देयर एनी काइंड ऑफ प्रेशर पॉइंट जो आपने फील किया हो, तो उसको किस तरह आपने डील किया और किस तरीके से आपने फर्म में भी अपनी एक प्रॉपर जगह और सारी उसकी चीज़ों को लेके आप चली और साथ में आपने पढ़ाई रास्ते में जो की वो इतनी अच्छी की माशाल्लाह कि जो है यू हैव सिक्योर्ड दिस? देखिए रियलिस्टिकली स्पीकिंग
आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर ही आपको क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं, तो परफॉर्मेंस में तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करती जाऊँ और मेरा काम फिर वही जहाँ जैसे जैसे चल रहा है, मतलब बस अपना बेयर मिनिमम दे दो। कुछ लोगों की मैंने देखा है ये अप्रोच होती है, आप ऑफिस में बेयर मिनिमम दो अपना और पढ़ाई अच्छे से करो, या वाइस वर्सा चलना है। बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं काम में इतनी डिटरमिन हूँ, पढ़ाई साइड में गई, कर लेंगे, दिमाग तो है मेरे पास, हो ही जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। सही चीज़ें सही वक्त पर करना ज़रूरी होती हैं। फर्म में ये है कि मैंने, जब आप कह रही हैं किस तरीके से किया पढ़ाई और उसको, तो सीजन्स होते हैं। एक ऐसा टाइम आएगा, मुझे पता है मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वही रास्ते में जो जितनी हुई है उसमें भी दिमाग है, एनर्जी है, तो हो पा रहा है, नहीं तो शायद ना हो पाए। तो उस टाइम में थोड़ा सा काम को ज़्यादा अहमियत दे दी, क्योंकि पता है मेरे ये ऐसा वक्त है जिसमें मेरा एनालिसिस होना है और इसकी बेसिस पर आगे मुझे क्लाइंट्स मिलने हैं, तो उसमें मैं थोड़ा काम के हवाले से सीरियस हो जाती थी। कुछ ऐसा टाइम आता था कि हल्का क्लाइंट है तो पढ़ाई को खींच कर लिया, तो वो कंपनसेशन हो गया उस वक्त का। इस तरीके से चलना होता है। तो दैट्स अ गुड, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हर इंसान को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना चाहिए और आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि किस टाइम पीरियड में आपको क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करनी है। दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा राबेल, अभी आपने बताया कि आपका एक फेज़ आता है जब आपको फर्म में बहुत प्रायोरिटाइज करके टाइम देना पड़ता है, बिकॉज कि दैट्स योर एनालिसिस पीरियड, जिसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट क्लाइंट असाइन किया जाता है। सो व्हाट इज़ दैट थिंग और व्हाट इज़ दैट एलिमेंट विच यू फोकस अ लॉट इन दैट टाइम पीरियड, जिसके ऊपर आप मतलब आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग हो कि आपको एक अच्छा क्लाइंट दिया जाए? अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक तो आपकी वर्क क्वालिटी ऑब्वियसली। अब वर्क क्वालिटी आपको मेंटेन किस तरीके से करनी है, उसमें ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना। एक तो कॉन्फिडेंस आप बाहर से लेकर आ रहे हो, जब आप एक चीज़ में घुस जाते हो ना, तो अक्सर आपको, क्योंकि ऑब्वियसली फर्म में यही होता है, आप डिफरेंट टीम्स के साथ काम कर रहे हो, डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट लोग, यानी डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पीपल। तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं, आपको खुश करेंगे, मज़ा आएगा उनके साथ। कुछ थोड़ा सा चैलेंज भी बन जाते हैं आपके लिए, तो अब इधर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली थोड़ा सा ना आपका कॉन्फिडेंस उनके साथ काम करने के साथ साथ ना थोड़ा सा शैटर होता है। तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वंस योर कॉन्फिडेंस इज शैटर्ड, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल खुद ही नीचे गिरता जाएगा। तो वो वाली चीज़ नहीं करनी। मॉडेस्टी आप साइड कर दें। आप यहाँ फर्ग्यूसन तक या किस सीए फील्ड में आप पहुँचे हैं, तो उसका रीज़न ही है कि आप में वो क्वालिटीज़ थी, पोटेंशियल था। तो अब बस लोगों की बातों में ज़्यादा ना आए, अपने हिसाब से चलें, अपने घर वालों को सुने, सिर्फ अपने बाहर वालों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका डेवलप्ड है, तो फिर आपकी वर्क क्वालिटी खुद ही मेंटेन हो जाएगी। बस टाइम देना है, जस्टिस करना है चीज़ों के साथ। दैट्स ग्रेट कि कॉन्फिडेंस को रिटेन करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आपका जो भी सेफ स्पेस है आप उनकी बात सुने और सबकी ना सुने। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स द गुड थिंग। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि अभी आपने कहा कि ऑब्वियसली आप लोग का तो काम ही ऐसा है कि यू पीपल गो टू डिफरेंट वर्क प्लेसेस जो आपके क्लाइंट्स होते हैं। यूजुअली जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं दे आर ईजियर एज़ कम्पेयर टू दी ऑडिटर्स जॉब, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर का सीन ही होता है जैसे वंस यू हैव बीन इंडक्टेड इन एनी ऑफ द कंपनीज लाइक इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पर आपको बस एक शुरू के ही दिन होते हैं जब आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्क एथिक्स एंड एनवायरनमेंट ऑफ दैट प्लेस, सराउंडिंग लोग, एंड देन यू गेट इन टू इट एंड देन आप जेल इन कर जाते हैं। आपकी जो फील्ड है इसमें एक डाइवर्सिटी है, इसमें ये है कि आपको हर कुछ अरसे बाद जो है यू हैव टू मूव टूवर्ड्स अ न्यू इन्वायरमेंट, यू हैव टू वर्क विद न्यू काइंड ऑफ पीपल, तो एक डाइवर्स एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। तो ये कितना आपको हेल्प कर रहा है फॉर योर पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड योर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एंड ऑल्सो इन योर लर्निंग, ओवरऑल लर्निंग? अच्छा, ये वाली बात सही है कि आप इंडस्ट्री में हो तो बस एक दफ़ा ही वो थोड़ा सा आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हो, नई नई चीज़ें सीखनी है, नए नए लोगों को सीखना है, पढ़ना है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होती हैं क्योंकि टीम्स चेंज हो रही हैं, लेकिन ना इसका अपना फ़ायदा है, क्योंकि आप, ये बात तो होती है, आप जितने लोगों से के साथ डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होती है लोगों की, उतना ज़्यादा आप लर्न भी कर रहे होते हो। लोगों से डील करना और लोगों के पास जो नॉलेज है उसको खुद एडॉप्ट करना, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। आप सीखते बहुत हो, प्रोज ज़्यादा हैं कंपेयर टू कॉन्स, अगर आप थोड़ा सा उस अप्रोच के साथ चलोगे, आपको सीखना है। दूसरी ये चीज़ कि शुरू में जब आप फर्म में आओगे, काफ़ी ऐसे 1-2-3 क्लाइंट्स ऐसे गुजरेंगे जिसमें नई टीम है और थोड़ा सा अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है,
लोगों के साथ डील करना वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब से वो चीज़ भी आप सीख ही लेते हो, नए लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है वो चीज़ भी आप विद टाइम सीख लेते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोज, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो हर किस्म के लोग आते रहते हैं, तो वो वाली चीज़ आप ऑफिस से ही सीखते हुए आ रहे हो कि किस तरह के लोगों से किस तरीके से डील करना है। Great. So you learn how to deal with different kind of personalities and individuals in life. That's a great thing. अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी आपको कोई बहुत डिफिकल्ट क्लाइंट मिला, और अगर मिला तो फिर आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया और किस तरह की आपके एक्सपीरियंसेस रहे? डिफ़िकल्ट क्लाइंट एज एन क्लाइंट डिफ़िकल्ट इतना नहीं मिला, कुछ कहीं कहीं लोग मुश्किल मिले थे, लेकिन फिर वो वक्त गुजर जाता है ना, उसके बाद आपको एहसास होता है आपने उस वक्त में क्या क्या सीखा है। ओके, ग्रेट। सो यानी कि मुश्किल लोग या मुश्किल क्लाइंट या सिचुएशन हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। बिल्कुल, दैट्स बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, सो डू यू हैव एनी मोर माइलस्टोन्स टू अचीव जो आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस हों, या अब तक जितना आपने अचीव किया इसके बाद आपने सोचा हो कि नाउ दिस इज समथिंग इट, और अब एक नेक्स्ट स्टेप, तो व्हाट इज दैट नेक्स्ट माइलस्टोन फॉर यू? नेक्स्ट माइलस्टोन विद रिस्पेक्ट टू माय एकेडमिक जर्नी वुड बी ICW, क्योंकि मेरा ना बाहर का प्लान है, और बाहर जितनी मेरी अपनी रिसर्च है उसके हिसाब से पाकिस्तानी CS की बहुत ज़्यादा वर्थ है, लेकिन अगर आप बाहर मूव करना चाह रहे हो, स्पेशली इन यूके साइड, इंग्लैंड जाना है अपने, तो उसके लिए वो अपने CS को एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए पर्टिकुलरली अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए वो थोड़ी सी प्रेफरेंस पर, मतलब ऑब्वियसली दे वुड बी इंक्लाइन टुवर्ड्स देयर CS, तो वो वाली चीज़ कवर करने के लिए मैं चाह रही हूँ कि ICW कर लूँ, लेकिन आफ्टर आर्टिकलशिप एज ऑफ नाउ मेरा फोकस इस चीज़ पर है कि मैं अपनी मतलब पढ़ाई का कीड़ा नहीं बनना, मैंने अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है। उसके लिए आप डेटा एनालिटिक्स के अंदर घुसो, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर घुसो, या काफ़ी चीज़ों में अपडेशंस आ रही हैं, तो एक चीज़ आपने चले सीख ली है, उसमें जो अपडेशंस आ रही हैं उसको सीखो, ERP सीखो। तो इस तरह, क्योंकि मुझे पता है मेरा फोकस क्या है, मैं अभी ऑडिटर हूँ बिल्कुल, लेकिन आगे जाकर मैंने ऑडिटर नहीं बनना, तो मुझे ये बात अभी से पता है मुझे किस चीज़ में मज़ा आना है। अच्छा, ये वाली चीज़ भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, उस वक्त भी आप रियलाइज़ कर सकते हो कि भाई इस जगह इंटरेस्ट है, इस जगह नहीं है। जैसे रिपोर्टिंग साइड बहुत इंटरेस्ट है मुझे, लेकिन मुझे BFD कॉस्टिंग इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंट्रिग करती थी, तो मैंने सोचा कि भाई नहीं, मुझे तो मैनेजरियल साइड जाना है, तो अभी से ही मेरा ध्यान उसी साइड है। तो ये वाली चीज़ आप पढ़ाई के साथ साथ ना, पढ़ते तो आप वो काम भी कर रहे हो, साथ ना आप खुद को भी थोड़ा सा ना सेल्फ डिस्कवरी भी करते रहो कि ये वाली चीज़ें जिसमें घुसना चाहिए। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जो आप पढ़ाई के दौरान शुरू कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि वैसे ही आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इट्स समथिंग विच इज़ नॉट डिग्री प्रोग्राम। सो यहाँ पर तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका इंटरेस्ट डेवलप कर रही है और कौन सी चीज़ नहीं कर रही है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यू हैव ऑप्टेड IQ एंड यू हैव सीन फेजेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यू हैव अटेंडेड फिजिकल क्लासेस, उसके बाद आपने स्मार्ट क्लासेस के भी ऑप्शन लिए बिकॉज ऑफ योर ईज और डिफरेंट चीज़ें। तो ये जो ट्रांजिशन था फिजिकल क्लासेस और स्मार्ट क्लासेस का, वो आपके लिए कैसा रहा? उसको आपने किस तरीके से एब्जॉर्ब किया और क्या इम्पैक्ट आया? इसमें पता है, अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक वाहिद क्वालिटी एडेप्टेशन की हो तो काफ़ी चीज़ें ना हो जाती हैं मैनेज। अब और काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में ही आती हैं, क्योंकि फ़िज़िकल क्लासेस से फिर मैं जब ऑनलाइन क्लासेस पर गई, ऑनलाइन में भी मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिया करती थी, मैं रिकॉर्डिंग्स लिया करती थी, क्योंकि यू हैव गॉट दिस, आप सेल्फ को तो 2x पर नहीं कर सकते, सर की रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग्स पर जाती थी वही, क्योंकि आपको पता है फर्म में आपको टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन है, आप उसको यूटिलाइज़ करो। शुरू में 1.5 पर आओ, फिर 1.75, जहाँ तक आप जा सकते हो आप उस हिसाब से अपने ईज़ के हिसाब से आप थोड़ा सा ना स्पीड नॉर्मल से बढ़ा दो, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन है डू यूटिलाइज इट। ये नहीं समझो कि भाई नहीं मुझे तो 1x पर ही समझ आएगा, मुझे भी पहले यही लगता था, आहिस्ता आहिस्ता से आदत करनी पड़ती है, और वो हम इंसान ही हैं, हम समझ जाते हैं, जिसमें हमें जिस शेप की ग्लास में डालो ढल जाएंगे। ग्रेट। सो आई थिंक यू हैव गिव अस सच अ गुड इंसाइट कि एक अडेप्टेबिलिटी इंसान को आगे लेके जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आगे लेके जा रही है, और चीज़ों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जो कि अभी एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आपको दिखा रहा है, उस चीज़ को समझना। जैसे आपने कहा कि अगर आपके पास अभी टाइम है और अभी आपको बाकी के पढ़ाई में आप
मतलब अभी आप स्टार्ट नहीं कर रही हैं और अभी आप यूर जस्ट द ऑडिटर, सो इवन इन दिस पोजिशन यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन डेटा एनालिटिक्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स जो कि अभी इमर्जिंग हैं और बाकी सारी चीज़ें. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपसे कहा जाए कि जो अपकमिंग CFAP के स्टूडेंट्स हैं या जो अभी फर्म्स में भी होते हैं, हर जगह होते हैं और फिर वो पढ़ भी रहे होते हैं, तो अगर आप उन्हें ये बताना चाहें कि इसी तरह से एक क्रक्स में कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो वो करें या किस अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ें तो वो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं. मतलब ये कि अच्छा इन अ सेंस कि जस्ट सिंपल क्लियर नहीं, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड मेडल लेना एक्स्ट्रा एफर्ट, right? So how can they put in that extra effort? देखिए, वही चीज़ हमारे प्रायर क्वेश्चंस में भी कवर हुई. प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को. आपको पता है कि आपको ये पेपर क्लियर करना है, आपको शुरू से पता है, कोशिश करके शुरू से लेकर चलें. अगर शुरू से नहीं लेकर चले, आपको ये पता है मेरा ये क्लाइंट है, इसमें मुझे बहुत टाइम देना है, इसके बाद थोड़ा सा ऐसा फेज़ आना है जिसमें टाइम कम देना है, तो टाइम मैनेजमेंट किया करें आप. अच्छा, उसके लिए ना मैं ये करती थी, एक टाइम टेबल बनाती थी अच्छा सा, जिसको फॉलो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन एक तरीके की चीज़ मैंने ये की थी कि मैं ना तमीज़ का टाइम टेबल बनाऊंगी, उसको मॉडिफाई करती रहूँगी टाइम के साथ साथ. तो मॉडिफिकेशन के साथ ना कुछ हद तक आपको पता है, एक दिन में मुझे पता है कि मुझे ये वाली चीज़ें करनी है, मर कर भी मैं वो कर लूँगी. अब मुझे पता ही नहीं है तो फिर मेरी एनर्जी के हिसाब से ये चीज़ें चल रही होंगी. तो बिफोर एंड आपके पास ना एक अच्छा सेट ऑफ टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए. ठीक है, दैट्स अ गुड टेक्निक. अच्छा, मुझे ये बताइए कि बीइंग अ फीमेल यू आर इन सच अ चैलेंजिंग पोजीशन एंड आल्सो यू हैव ऑप्टेड सच अ डिफिकल्ट career option, being the part of our society especially. Obviously पूरी दुनिया में तो अब बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ गई हैं जिसमें फ़ीमेल्स इन्वॉल्व हैं और हर तरह की फील्ड में अब आप फीमेल देखेंगे और इवन हमारे पाकिस्तान में भी देखेंगे, लेकिन स्टिल बिकॉज वी आर द कंट्री विच comes in the third world, so अब हमारे यहाँ फिर भी challenges लड़कियों को थोड़े ज़्यादा होते हैं. So how have you faced those challenges? What challenges were there? And also if अगर कोई लड़की, अब जैसे जितनी भी लड़कियाँ CA कर रही हैं, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगी that what would be their approach towards the field and towards all these challenges? अच्छा, लड़कियों के लिए और एज ह्यूमन इन जनरल एज वेल, पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ को चूज़ करी है. मतलब वेदर यू आर होमली इन नेचर और यू वांट टू बी अ करियर ओरिएंटेड इंडिविजुअल. तो अगर आपको करियर ओरिएंटेड इंडिविजुअल बनना है, यानी दिस इज़ माई डेस्टिनी, आपने डिसाइड कर लिया है, तो मेहनत तो करनी है. पहली मतलब अक्सर ही होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सफ़र है वो मुझे तय नहीं करना. इस तरह के लोग भी होते हैं. तो पहली फुर्सत में ये तो जहन से निकाल लें, बगैर मेहनत कुछ मिलना है. उसके बाद अब मेहनत में भी पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स और मे बी ह्यूमन एज वेल, क्योंकि वो थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अ गर्ल आपको ना एक बैलेंस मेंटेन करना होता है. बैलेंस एज इन आपको, क्योंकि आप इंसान हो, जानवर तो हो नहीं कि आप अपनी फैमिली को डिटैच कर लो खुद से. तो फैमिली को, करियर को, खुद को, तीनों को ना साथ लेकर चलना है. अब तीनों को साथ लेकर चलना सुनने में बड़ा अच्छा फैंसी सा लग रहा है, लेकिन रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता. तो उसके लिए मैंने पर्सनली खुद ये किया था कि मैंने ना अपने फेजेस बना दिए कि मेरी ज़िंदगी है ये, इसमें मेरा ये फेज़ है जिसमें मुझे अपने करियर को प्रायोरिटी 1 में रखना है. उसके बाद मेरी फैमिली आनी है, उसके बाद मैं खुद आऊँगी. दूसरा फेज़ आएगा, उसमें मैंने करियर को थोड़ा नीचे करके फैमिली को थोड़ा ऊपर कर दिया, खुद को. फिर थर्ड फेज़ में खुद को भाई मज़े करूँगी, ये वाली चीज़ें. तो अपनी ज़िंदगी को भी डिफरेंट फेजेस में सेग्रीगेट कर दें. फिर विद इन दैट फेज़ आप प्रायोरिटीज़ बनाएं कि भाई ये वाला ऐसा फेज़ है. अब क्योंकि हमारी अब इस एज ग्रुप में हम जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट्स डालेंगे, दैट दोज एफर्ट्स वुड बी द रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स आवर बिग चंक ऑफ आवर लाइफ्स. तो वो बिग चंक को अच्छा करने के लिए ना अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरी फीमेल फ्रेंड्स, कज़न्स, उन कुछ ऐसे हैं जो बड़े अच्छे से भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, चिल पार्टी चल रही है. मैं खुद को देखती हूँ यार, मतलब वो वाली चीज़ें नहीं हो पाती. फिर खुद को समझाना पड़ता है कि सोचा भी खुद था सीए करने के लिए, मेरी डेस्टिनी तो ये है. तो एक डेस्टिनी का फ़र्क है. तो वो वाली चीज़ें करनी है. वो यही वाली बात, सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज़ करो. सबसे पहले आप डिसाइड करो आपको पहुंचना कहाँ है. कंफ्यूज्ड ना रहो. तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है, आपको डेस्टिनी पता है, उसके बाद आप खुद ही रास्ते निकालते रहते हो.
आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज कि अगर आप स्पेशली अगर फीमेल्स को, क्योंकि आज ये क्वेश्चन ही मैंने आपसे इसलिए किया था बिकॉज वी आर trying to celebrate Women's Day as well. Yes, happy with Women's that Day. right, thank you so much to you too. The thing is कि ये बात बहुत अच्छी आपने बताई कि अगर हम चीज़ों को फेज आउट कर दें तो ये बहुत ईजी हो जाता है. एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक एनी वन कैन अप्लाई टू देयर लाइफ, जिसमें वो चीज़ों को टाइमली प्रायोरिटाइज भी कर रहा है और किसी भी चीज़ को जब वो प्रायोरिटाइज कर रहा है तो वो उसको क्वालिटी टाइम दे रहा है. क्योंकि देखिए क्वांटिटी से ज़्यादा ही क्वालिटी मैटर करती है पूरी दुनिया में हर चीज़ में. तो अगर आपने इस तरह से कर दिया तो that would be a very good option. So thank you so much, Rabel, for coming on our show and also giving such a lovely tip to all our upcoming students regarding their career options and how they can focus on their destiny first. क्योंकि जो outcome है वो आपको अगर पता है तो everything is clear for you and how to make the pathway towards it. So thank you so much for being on the show. सो स्टूडेंट्स, आज आपने सुना कि राबेल ने हमें कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसमें जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि इंसान को अडेप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और अगर वो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीख जाए और अपना डेस्टिनेशन हमेशा फोकल पॉइंट बना के रखे तो वो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है और बहुत खुशी खुशी रह सकता है. क्योंकि कंटेनमेंट आपकी अपनी चॉइस है. अगर आप खुश और कंटेंट रहना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सारी चीज़ें और प्लानिंग्स खुद ही करनी होंगी. इसके साथ दोबारा मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में. अल्लाह हाफ़िज़.